नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी, ओवरऑल यहाँ तक की जर्नी किस तरह की रही। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू आज का बहुत अच्छा रहा मेरा बीबी स्वयं सर का बोर्ड था और जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो काफ़ी वेल राउंडेड डिफरेंट एरिया से पूछे गए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका नाम वगैरह क्या है, कहाँ से आए हैं आप, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? मेरा नाम साकेत कुमार झा है जी। मैं गुजरात में रहता हूँ और मैंने आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मेंस इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा थर्ड मेंस था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, थर्ड मीन्स पहला इंटरव्यू। और अटेम्प्ट कौन सा है सर? ये मैं लास्ट। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट है। क्या पीवाईक्यूज जो ऑफलाइन हम लिखते हैं, लगाते हैं, वही जरूरी है? क्योंकि होता क्या है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमको आदत होनी चाहिए एकदम पेन को कॉपी लेकर के लिखने की। बहुत से लोग ऑनलाइन लगाते हैं, ऑनलाइन करते हैं। क्या थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इस सब? जी, जैसे कि असली एग्जाम में ऑफलाइन होने वाला है और 3 आवर्स का एक सेट होता है पूरा, तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि थोड़ा सिलेबस या नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको 3 आवर एक साथ देना ही चाहिए, तो ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। जी। तो गाइस, अगर आप भी अपने यूपीएससी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको देखिए, एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी होता है। और यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ट्रेंड को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को लेकर के पिछले 10 साल के ट्रेंड को एनालिसिस किया विजनाइज के द्वारा। और ये जो मटेरियल है, आप लोग कहीं से भी मतलब आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रहते हो, आप डायरेक्ट दिल्ली से मंगा सकते हैं। मैंने भी दिल्ली से मंगाया, गणेश बुक शॉप से। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप कॉल करके कितने रुपए का मिलेगा वो सब आप जानकारी ले सकते हैं। जरूर कॉल करिएगा और हमारे चैनल का नाम जरूर बता दीजिएगा। आपको बहुत ही आसान और सस्ते रेट पर आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। आप देख सकते हैं विगत 10 वर्ष के प्रश्नों के ट्रेंड्स का विश्लेषण, यानी कि पिछले 10 साल के ट्रेंड का एनालिसिस किया गया है इसमें, जिसमें आपको सारी चीज होलिस्टिक तरीके से बताई गई है कि कितना क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। मतलब टॉपिक से भी सब टॉपिक को डिवाइड कर दिया होता है ना, कि सिलेबस को डिकोड कैसे किया जाए। सिलेबस को डिकोड किया है। इसमें आपको अच्छी चीज ये मिलेगी, पीवाईक्यूज भी है, ट्रेंड को भी बताया है, किस टॉपिक से कहां से सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक पर फोकस करना है, किस टॉपिक पर नहीं करना। तो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो देर किस बात की है, डायरेक्ट दिल्ली से आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रह रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हो, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो आप गणेश बुक शॉप से मंगा सकते हैं। भाई मैंने भी मंगाए हुए हैं। थोड़ा सा सर इंटरव्यू के बारे में बताइए, किस तरह के सवाल पूछे गए थे? क्योंकि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है तो थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा गया था, और थोड़ा फिलोसफिकल एरियाज लाइक हैप्पीनेस क्या है, लीडरशिप क्या है। और क्योंकि मेरा आईआईटी मद्रास है तो आईआईटी मद्रास से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मेरा पीएसआईआर ऑप्शन है तो मुझसे नेपाल, भूटान, तो काफ़ी वेल राउंडेड इंटरव्यू था मेरा। आईआईटी से आप ग्रेजुएट्स हैं, क्या लगता है कुछ सवाल यहाँ पर डिफरेंट रहे होंगे? कुछ सवाल तो डिफरेंट थे, लेकिन ब्रॉडली एक आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मेरा पीएसआईआर ऑप्शन है तो बट ऑब्वियस था कि आईआर के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। और क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी से है और वो दे एक्सपेक्ट दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम आईआईटी उसको पता होगा काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब से भी पूछे गए थे मेरे से सवाल। सर क्या लगता है लास्ट अटेम्प्ट तक यहाँ तक आना, और क्या कुछ कमियां रही पिछले अटेम्प्ट्स में जो जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? काफ़ी सारी चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जैसे कि मेरा एक फाउंडेशन अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ था, क्योंकि मैंने स्टार्ट कोविड के टाइम किया था, तो मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने सिलेबस कवर किया। फिर मुझे आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो धीरे धीरे मुझे उसका आइडिया लगा। तो ग्रेजुअली जो जो मेरी कमियां थी तो वो सबको मैंने पूरा किया, तो फिर फाइनली मैं आते यहाँ पहुँचा। तो क्या आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझ सकता हूँ कि जो बच्चे अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दें अटेम्प्ट लेने से पहले, मतलब अपना एग्ज़ाम देने से पहले, तो क्या वो इतनी लंबी, मतलब आपके जैसे लास्ट अटेम्प्ट तक पहुँचे हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट में क्रैक करके निकल सकते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं। तो क्योंकि उन लोगों को एक तरीके से जब वो कॉलेज में रहते हैं या पहले उनको आइडिया रहता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उनके साथ साथ वो तैयारी भी शुरू कर देते हैं। बट सपोज आप ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी शुरू करें तो कम से कम आपको 1-2 साल डेडिकेटेड इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये छोटा एग्जाम नहीं है, क्योंकि सिलेबस कवर करना, 3 स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का अलग तैयारी होता है, मेंस का अलग तैयारी होता है। सिलेबस सेम रहता है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है
हर स्टेज में इंटरव्यू का अलग तैयारी रहता है, तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम और एफर्ट दोनों लगेगा इस एग्जाम में। सर आपने तैयारी कब से शुरू करी थी? अपनी कॉलेज टाइम से करी थी या फिर जब कॉलेज पास आउट करके तब करी थी? कब से करी थी? नहीं, मैंने कॉलेज पास आउट कर लिया था, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की जॉब थी। वगैरह करी थी? थोड़ा मैंने जॉब भी किया था। मतलब जॉब के साथ तैयारी? जी, जॉब के साथ तैयारी की थी। क्या लगता है जॉब के साथ तैयारी करना सही है कि एक माइंड में ये नहीं रहता है कि हमारे पास हमारा करियर इनसिक्योर है, ठीक नहीं है, ये सब रहता होगा माइंड में? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, और हम रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनका भी क्लियर होता है, और बहुत सारे लोग जॉब करते हैं फिर उनको लगता है कि डेडिकेटेड तैयारी करना चाहिए, वो छोड़ भी देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब के साथ कर सकते हैं तो आप करिए। आपको लगता है कि इट इज़ अ पर्सनस एम्बिशन, पर्सनस ड्रीम, तो उनको कितना डेडिकेशन, कितना टाइम लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। बट बोथ जॉब के साथ नहीं, दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप। सीसेट के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है सीसेट कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं, उसमें गलती कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी आजकल, पिछली बार जब 23 का देखें तो बहुत ज़्यादा टफ था, वो भी उसमें कहीं ना कहीं रह जाते हैं। क्या वजह है? सीसेट को किस तरह से कवर किया जाए, कैसे लिया जाए सीसेट? जी बिल्कुल, सीसेट का लेवल पिछले कुछ सालों में काफ़ी ऊपर गया है। जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के भी, तो ओवरऑल सीसेट का पेपर का लेवल काफ़ी ऊपर गया है लास्ट 2-3 ईयर्स में। और बहुत सारे लोग इसकी वजह से क्वालिफाई नहीं भी हो पाए हैं, जिनका जीएस में तो अच्छे नंबर आते थे लेकिन सीसेट की वजह से उनका क्वालिफिकेशन रुक जाता था। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स का अप्रोच है सीसेट के प्रति, वो थोड़ा सीरियस हो गए हैं, और हर बच्चे को जो अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको सीसेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस ये मेन चीज़ है कि आप सीसेट को हल्के में मत लीजिए, उसको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सीसेट, जैसे आप जीएस प्रिपेयर करते हैं उतना ही सीएस के साथ सीसेट भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीसेट को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। सर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, टेक फ्रेंडली होंगे ऑब्वियसली, तो इस तैयारी के दौरान टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के मुझे नहीं लगता आजकल यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर के? और थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा आपको कि जो बच्चे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को किस तरह से लें तैयारी के दौरान। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के बिना नहीं क्लियर किया जा सकता, वो थोड़ा सा गलत लगा मुझे, लेकिन टेक्नोलॉजी का आप अगर सहयोग लेंगे तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी, जैसे एआई अभी काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, चैट जीपीटी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो अगर आप एआई का उपयोग लें, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डेटा या कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए जो आपको रेडिली अवेलेबल, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टीचर्स की फैसिलिटी नहीं रहती, मेंटर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो वो एआई का यूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एआई एक मात्र सपोर्ट है, आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक एआई के भरोसे नहीं रह सकते, और खासकर यूपीएससी इस एग्जाम में जो कि काफ़ी मल्टी पर्सपेक्टिव होता है। आपको आंसर चाहिए तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको एआई आंसर दे देगा, आपको एक लेवल का आंसर खुद डेवलप करना पड़ेगा जो प्रैक्टिस से आएगा। तो आप एआई का यूज़ करिए, बट एट द सेम टाइम अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा। आपने किया था सर? कितना किया था? मैंने एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ किया था। प्लेटफॉर्म यूज किया था? मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया, जेमिनी यूज़ किया, परप्लेक्सिटी यूज़ किया, तो और अभी डीप सी के उतना यूज़ नहीं किया है, अभी उसको भी यूज़ करना। अभी आया, ग्रॉक भी आ गया अब तो एआई का बेशक, और ऐसा नहीं है सारे बच्चे एआई का उपयोग करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना भी चाहिए, बट कितना यूज़ करना है, किस एक्सटेंट तक और कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट डेफिनेटली आप एआई के थोड़ा सा आप सपोर्ट ले सकते हैं। क्या कहेंगे सर कि सोशल मीडिया थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है? कैंडिडेट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको इससे दूरी बना लेनी चाहिए, बिल्कुल बहुत से कट ऑफ कर जाते हैं, या फिर साथ में लेकर के चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है? सोशल मीडिया मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और ख़ासकर अब बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि जो यूथ है वो पूरा एडिक्टेड हो चुकी है सोशल मोबाइल और सोशल मीडिया पे। तो यूपीएससी जैसे प्रिपरेशन में जो बहुत समय मांगता है, जो बहुत एफर्ट मांगता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सोशल मीडिया भी चला रहे हैं जिसमें काफ़ी टाइम जा रहा है आपका, और आप प्रिपरेशन भी करें, तो आपकी वो प्रिपरेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो फॉर द टाइम बिंग, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करें। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते कंप्लीट तो बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश आपको ये है कि आप कम से कम यूज़ करें उसको। ऐसे इथिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? एथिक्स में भी एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक उसका सिलेबस कवर करना चाहिए। केस स्टडीज़, और जैसे एथिक्स का पेपर होता है सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन बी का अप्रोच कैसा रहेगा केस स्टडीज़ का, सेक्शन ए का अप्रोच, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास पूरा कंटेंट कवर्ड होना चाहिए,
और आपको एथिक्स में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन एग्जाम प्रेशर में एथिक्स का आंसर लिखना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए एथिक्स के लिए आंसर राइटिंग वेरी मस्ट है। और सर ऐसे के लिए? ऐसे के लिए भी जैसे ऐसे का बहुत वेरिएशन आता है, कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा लिखते हैं जिनका लैंग्वेज प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग उतना अच्छे से नहीं लिख पाते, उतना अच्छे से वोकेबलरी, ग्रामर ये सब, पर फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में लैंग्वेज एक मैटर है, पर कंटेंट, ओवरऑल कंटेंट और आपके ओवरऑल जो आइडियाज़ है आप उसको एक्सप्रेस कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ऐसे में आपका सीक्वेंस, आपने 4 पॉइंट ही लिखे लेकिन आपने सीक्वेंस लिखा, फ्लो में था, लॉजिकल लगा, रादर देन आपने 10 पॉइंट लिखे और जो हाफिज़ात थे। तो ऐसे में आपका सीक्वेंस, लॉजिकल, कोहेरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आपका ऑप्शन क्या था? PSIR। क्या कहेंगे PSIR के बारे में? ये जो PSIR आपका ऑप्शन रहा है, स्ट्रैटेजी सेम GS की जैसे ही थी या कुछ अलग आपने फॉलो किया? सोर्सेज वगैरह क्या थे? हर ऑप्शनल का एक अलग नेचर होता है और वो GS के कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं करता है। जैसे PSIR की मैं बात करूँ तो PSIR में एक डिमांड होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो PSIR का स्टूडेंट है वो स्कॉलर्स को जानेगा, वो डिफरेंट थ्योरीज को जानेगा, जो कि GS में हमें नहीं लिखना रहता। जैसे फॉर IR का मैं एग्जांपल तो रियलिज्म, आइडियलिज्म, और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस सेक्शन ए की बात करूँ तो डिफरेंट स्कॉलर्स है, आइडियोलॉजीज है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो ये इतना डीप में GS में नहीं यूज होता है। तो हर ऑप्शनल सिमिलरली हर ऑप्शनल का एक स्पेसिफिक डिमांड होगा जो कि GS से डिफरेंट होगा, बट एट द सेम टाइम जैसे PSIR है उसका बहुत ओवरलैप भी होता है। जैसे GS2 पेपर है तो उसमें पॉलिटी, IR ये तो ओवरलैप भी है, पर ऑप्शनल का डिफरेंट डिमांड भी है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए बस यही रहेगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जी जान से तैयारी कीजिए। ये एग्ज़ाम टफ है और ये एग्ज़ाम आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट लाइफ के बारे में। तो एक अच्छा जर्नी रहेगा, बशर्ते ये है कि आप उसको अच्छे से करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच सर।